सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपका वही पुराना चैप्टर वितान पाठ 3 अतीत में दबे पांव लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, आप जानते ही हैं कोविड 2019 चला हुआ है। ठीक है, काफी दिनों से चला हुआ है। आप भी घर पर हैं, हम स्कूल में हैं। उसके लिए बेटा अब त्योहार का सीजन शुरू हो गया। ठीक है, आपको पता है शॉपिंग भी, आप बड़े बच्चे हो सकता है अपनी पसंद के कपड़े लेने बाहर जाते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए वैसे तो आप समझदार हो, प्रिकॉशन ले भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप बाजार जाओ या तो आप अवॉइड करो, बाहर बाजार ना जाओ, लेकिन अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो बेटा कुछ एक सावधानियाँ रखनी है। जैसे कि आपको कपड़े खरीदने हैं, जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर जिस दुकान में ग्राहक ज़्यादा है, थोड़ा सा बाहर आप इंतज़ार कर लीजिए, वहाँ पर मत घुसिए। जैसे ही वो ग्राहक बाहर आ जाएंगे आप तुरंत अंदर आ जाइए। ठीक है बच्चे, अपने आप को हमें सुरक्षित कैसे करना है? जब हम सुरक्षित होंगे तो सब अपने आप हो जाएंगे। अगर सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो नेचुरल है कि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और आप फ्री होकर बाहर घूम भी सकते हो। ठीक है, मास्क जरूर पहन कर निकलिए बेटा, मास्क जरूरी है। अगर आपको क्या है कि खड़े भी हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर, ये नहीं है हाय हेलो हाथ मिलाकर करना है। थोड़े दिनों में अभी नमस्कार की ही आदत डालिए, बाद में हेलो हाय होता रहेगा। ठीक है, अगर हम सही हैं तो सब कुछ नॉर्मल होगा, अगर सही नहीं होंगे तो नॉर्मल कैसे होगा? ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मास्क आप पहनते ही हो और पहनना भी चाहिए। दूरी बनाकर रखनी है, थोड़ी सी डिस्टेंस। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप बाहर ना निकलें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, आप घर पर रहिए। ठीक है बच्चे, और बाहर की जो चीजें हम खाते हैं थोड़े दिनों के लिए उनसे भी छुटकारा पा लीजिए। बाहर की चीजें मत खाइए। ठीक है बेटा, जो पेरेंट्स जो मम्मा बनाती है या आप खुद बनाते हो उनको ही खाइए। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो बाहर से भोजन आता है, क्या पता बच्चे उन्होंने हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं, वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है ना? तो क्या करोगे? घर का बना हुआ खाना खाओगे। आप बहुत समझदार हो, जानती हूँ। ठीक है, लेकिन कई बार समझदार भी धोखा खा जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम पाठ का पठन आरंभ करेंगे। ठीक है, पाठ हमारा वही था, अतीत में दबे हुए पांव। थोड़ा सा बचा हुआ था जिसको हम पढ़कर आज समापन कर देंगे। ठीक है, पेज नंबर 49 निकाल लीजिए, पेंसिल साथ में रखिए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को लेकर है। अजायब घर जो चिड़ियाघर है उनमें क्या बताया गया है? प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची मीन सारी की सारी सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं, राजाओं के तंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासक या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था, डिसिप्लिन तो था, पर ताकत के बल पर नहीं था कि हम प्रेशर से अनुशासन को अपनाएं। नहीं, हमारे अंदर से ही
अनुशासन होना चाहिए। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही होगी जिसके पास हथियार होंगे, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पों से जो पेंटिंग होती है, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम कर रखा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कोई हथियार भी नहीं थे कि कोई जबरदस्ती से वो काम करवाए, ऐसा भी नहीं था। घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाभ खड़ा कर देती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का निरादर होना। वहां पर ये जो दिखावा होता है, हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। लोग दिखावे के लिए नहीं करते थे, अपने लिए करते थे। मान लो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं लेना देना। मेरी आत्मा को वो अच्छा लगना चाहिए। अगर आप बुरा करते हो आपका मन नहीं मानना चाहिए। अगर आपको एक बार हैबिट पड़ जाती है अच्छाई करने की, तो अगर आप किसी का बुरा भी करना चाहो बच्चे, जब भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी आत्मा जो है झंझोर कर रख देगी, आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आप देखिए दूसरी जगह पर राजतंत्र था, धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल थे, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राजप्रसाद मिले हैं। राजप्रसाद क्या होते हैं? राजाओं के महल और नए ही मंदिर मिले हैं। ये किसकी बात है? हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि दो चीजों का वर्णन यहाँ पर हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा की बात है, मोहनजोदड़ो का अभी तक जिक्र नहीं है। नए राजा महंतों की समाधि है, यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी छोटे हैं और मूर्तियां भी छोटी हैं। और मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उसे छोटे से पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उससे छोटा बन ही नहीं सकता। और तो और उन लोगों की नावें जो बोट होती हैं, बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में छोटी है। उनकी बनावट मिस्र के जैसी है और आकार में वो छोटी है। आज के मुहावरे में हम कह सकते हैं लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल, लो मीन्स नीचे, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली वहां पर संस्कृति थी, छोटे में भी बड़ा। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना जाता है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, इसमें दिखावा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनमोल लिपि जिसको कोई बुझा नहीं पाया, अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। ये सिंधु घाटी के लोगों के बारे में है। क्यों उनकी रुचि किस में थी? कला में थी, आर्ट में थी। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां धातु पर भी बनती थी, पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। मृद भांड मिट्टी के बर्तनों पर, उन पर चित्रित किस की होती थी? मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें जो खुद बनाई गई थी मोहर, उन पर बारीकी से आकृतियां, खिलौने, केश, विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। ठीक है छात्रों, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह
उनमें कला की भव्यता दिखाई देती है। छात्रों इसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। आकार से कोई लेना देना नहीं था और किससे, कला से लेना देना था। कला की सुंदरता देखने को मिलती थी। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित के सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि बारीक कशीदेकारी मीन्स कपड़ों पर पूर्ण चित्र बनाने वाली सुइयां अलग होती है, कपड़ा सिलने वाली अलग होती है, तो उनका यहाँ पर वर्णन है। काम आती होगी, याद करें। नर्तकी के अलावा, नर्तकी मीन्स नाचने वालों के अलावा, मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है। दाढ़ी वाले राजा का यहाँ पर वर्णन है। उसके बदन पर क्या है, आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला है। गुलकारी कपड़ों पर फूल पत्ती जो बनती है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत यादगार है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सोए भी मिले हैं। छात्रों इसको भी रेखांकित करना है। हाथी के दांत और क्या है, तांबे के सोए, जिससे सिलाई का काम किया जाता है। बोरे या कट्टे वगैरह सिले जाते हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती होंगी। जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनका अंदाजा है कि शायद इनसे दरी बनाई जाती होंगी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य नहीं मिला, कोई ऐसा गवाह नहीं मिला कि जो कह सके कि इनसे ये काम होता था। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही हम अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो खंडहर मिली हैं, जो चीजें मिली हैं, इनको बचाकर रखना ही एक चुनौती भरा कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम इन चीजों को कैसे संजो कर रख सकते हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं इसको म्यूजियम में कैसे देख सकती है, जिससे उनको इन चीजों की जो अतीत में दबे पांव, जो अतीत की चीजें हैं, इनकी जानकारी मिल सके। छात्रों इस पाठ का पठन आपने सुना, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको जो बातें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी उन बातों पर आप रोज जरूर करोगे, क्योंकि त्योहारों की सीजन है। दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, गोवर्धन आने वाला है, भैया दूज आने वाला है। शॉपिंग खूब सारी कर रहे होंगे और प्रिकॉशन लेकर करोगे, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। यहीं पर इस कालांश को यहीं खत्म करती हूँ। अगले प्रकरण में नई कड़ी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद छात्रों।